सनातन की विजय है, राष्ट्रभक्ति की विजय है, प्रगति और विकास की विजय है। और ये राष्ट्रवाद की जीत है परिवारवाद के ऊपर। इन्होंने जातिवाद का भी तो कार्ड प्ले करने की कोशिश करी थी ना, लेकिन भारत की जनता ने नकार दिया, बिकॉज दे मस्ट अंडरस्टैंड दैट दिस इज 2023। ये सदी सनातन की सदी है, ये सदी विकास की सदी है। कांग्रेस को तिलक से आपत्ति है, कांग्रेस को त्रिपुंड से आपत्ति है, और कांग्रेस को मुझे लगता है त्रिपुंड भगवा से ही खाली आपत्ति नहीं है, कांग्रेस को सनातन से आपत्ति है। और इतना ही नहीं, कांग्रेस को तो भारत की प्रगति से भी आपत्ति है। आप बताइए, राहुल गांधी जो इनका नेतृत्व हैंडल कर रहे हैं, जब विदेशी भूमि पर जाते हैं तो देश की मिट्टी का अपमान करते हैं। इन्होंने देश की मिट्टी का सम्मान नहीं किया और भारत के देशवासियों ने उनका सम्मान नहीं किया, उनको जवाब मिल गया। तो अब बताइए क्या बचा है? तो सनातन का श्राप, मैं ये कहूँगी कि भारत की जो जनता है उन्होंने अपना आशीर्वाद नहीं दिया। ये चुनाव प्रचार जो राजनीति चल रही थी उसमें जो सनातन को जिस तरीके से घसीटा गया है इस पूरे प्रचार के दौरान, और जिस तरह की बातें कही गई है सनातन के लिए, क्या बोलेंगी आप? इतने धर्म को जानने वाली है, सनातन को जानने वाली है, क्या बोलेंगे इसको? देखिए दिवाकर, सबसे पहले तो मैं ऑल इंडिया न्यूज़ को बधाई देती हूँ। आप लोग एक अच्छा कार्य कर रहे हैं और एक अच्छा मुद्दा आप लोग लेकर आए हैं। और सबसे बड़ी बात ये, जो अभी हम रीसेंट एक जीत की बात कर रहे हैं, रीसेंट देश के माहौल की बात करते हैं, तो जो हिंदी का हार्टलैंड कहा जाने वाले ये 3 प्रदेश हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इसमें जो भारत की जनता ने जवाब दिया है एक ऐसी पार्टी को जिन्होंने सनातन पर अटैक करने की ठान ली थी। देखिए, इनको लगा कि ये कुछ भी करेंगे लेकिन जनता इनको जवाब नहीं देगी, वो इनकी गलतफहमी थी। और ये बात मैंने पहले भी बहुत सारे इंटरव्यूज़ में बोली है, बहुत सारी डिबेट्स में बोली है कि कांग्रेस पार्टी सनातन विरोधी पार्टी बनती चली जा रही है, विच वॉज नॉट रियली एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम। क्योंकि आप देखिए, ये वही लोग हैं ना जो गांधी जी के पद चिन्हों पर चलने का क्लेम करते थे, ये वही लोग हैं जो इंदिरा गांधी जी की पॉलिसीज़ को प्रोपोगेट करते थे। बट आज क्या हाल हो गया है इनका, सनातन पर अटैक करते हैं, सनातन का अपमान करते हैं, प्रभु श्री राम को काल्पनिक बताते हैं ये लोग। इमेजिन, ये लोगों ने राम सेतु को मैनमेड बोला, गीता में जिहाद है बोला। उसके बाद जब इंडी गठबंधन आया था, लग रहा था कि शायद कोई विकास की बात करेंगे, देश की प्रगति की बात करेंगे। लेकिन आश्चर्य होता है जब वहाँ पर कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की जाती है मुंबई के अंदर, तो उसका सब्जेक्ट रखा जाता है इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्मा। आप मुझे बताइए, भारत के अंदर 2023 में हम रह रहे हैं और क्या सनातन धर्म का समूल विनाश, इस पर क्या कोई कॉन्फ्रेंस हो सकती है? क्या भारत के लोग विवेकशील नहीं है? इनको लगता है भारत की जनता विवेकशील है, भारत के लोग विवेकशील है। और ये जो जीत है ना, ये जीत एक खास पार्टी की नहीं है, बल्कि ये जीत संपूर्ण भारत की जीत है, 140 करोड़ भारतवासियों की जीत है। ये सनातन की विजय है, राष्ट्रभक्ति की विजय है, प्रगति और विकास की विजय है। एक कांग्रेस के बड़े नेता हैं आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, वो भी स्पिरिचुअल लीडर हैं और कांग्रेस के नेता भी है। उनका जो बयान आया है इस हार के बाद, कांग्रेस के हार के बाद, कि कांग्रेस को है वो सनातन का श्राप लग गया है, इस बयान को कैसे देखती है? सही में कांग्रेस को सनातन का श्राप लग गया है? देखिए, अगर आप उनके बयान की बात करते हैं तो आचार्य प्रमोद कृष्णन वही कांग्रेस के एक नेता हैं जिन्होंने पहले भी कहा कि कांग्रेस को भगवा से आपत्ति है, कांग्रेस को तिलक से आपत्ति है, कांग्रेस को त्रिपुंड से आपत्ति है। और कांग्रेस को मुझे लगता है त्रिपुंड भगवा से ही खाली आपत्ति नहीं है, कांग्रेस को सनातन से आपत्ति है। और इतना ही नहीं, कांग्रेस को तो भारत की प्रगति से भी आपत्ति है। आप बताइए, राहुल गांधी जो इनका नेतृत्व हैंडल कर रहे हैं, जब विदेशी भूमि पर जाते हैं तो देश की मिट्टी का अपमान करते हैं। इन्होंने देश की मिट्टी का सम्मान नहीं किया और भारत के देशवासियों ने उनका सम्मान नहीं किया, उनको जवाब मिल गया। तो अब बताइए क्या बचा है? तो सनातन का श्राप, मैं ये कहूँगी कि भारत की जो जनता है उन्होंने अपना आशीर्वाद नहीं दिया। मेरा सोचना ये है, उन्होंने अपना आशीर्वाद, अपना जो उन्होंने एक ब्लेसिंग है वो उस पार्टी को दी है जो सनातन पर अटैक नहीं करते, जो सनातन को साथ लेकर चलते हैं। और ये राष्ट्रवाद की जीत है परिवारवाद के ऊपर। इन्होंने जातिवाद का भी तो कार्ड प्ले करने की कोशिश करी थी ना, लेकिन भारत की जनता ने नकार दिया, बिकॉज दे मस्ट अंडरस्टैंड दैट दिस इज 2023। ये सदी सनातन की सदी है, ये सदी विकास की सदी है। तो विकास पर फोकस करेंगे तो आप सोच सकते हैं, नहीं तो नहीं। जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं राहुल गांधी जी इस देश में, भारत जोड़ो यात्रा किया उन्होंने, ये कांग्रेस वाले एक ब्रांड जो प्रस्तुत कर रहे थे, ब्रांड राहुल अगेंस्ट ब्रांड मोदी, ये जो बार बार कांग्रेस इनको रीलॉन्च करती है, फिर रिलॉन्च करती है और बार बार ये जो लॉन्च फेल हो जाता है, इस बार भी लॉन्च हुआ था और लॉन्च फेल हो गया। लग रहा है कि इनको थोड़ा सा विचार करना चाहिए राहुल गांधी के लॉन्चिंग को लेके, कैसे देखती हैं? देखिए, मैं ये कहूँगी, इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा करी। भारत जोड़ो यात्रा में इन्होंने मोहब्बत की दुकान की बात की थी।
मोहब्बत की दुकान चलाई या नफरत की दुकान चलाई? भारत जोड़ो यात्रा थी या भारत तोड़ो यात्रा थी? उसके बाद अब आप बात करते हैं लॉन्चिंग ऑफ राहुल गांधी एट एवरी नेक्स्ट स्टेप। कभी भी करना शुरू कर देते हैं। इट डजंट मैटर, उनकी अपनी सोच है, वो क्या चाहते हैं। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि इनको किसी एक नेता के लॉन्च से ज़्यादा देश के बारे में सोचना चाहिए। देखिए, ये वही पार्टी है, जब हम सनातन धर्म की बात करते हैं, जब हम राष्ट्र विकास की बात करते हैं, तो ये महंगाई और बेरोज़गारी की बात करते हैं। आज महंगाई बेरोज़गारी के मुद्दों पर, महिला की सुरक्षा पर, अपराधों को ख़त्म करने के लिए, भ्रष्टाचार पर, इस मुद्दों पर जब इलेक्शन लड़े गए हैं और पूर्ण बहुमत से सरकार जीती है, तो भी इन्हें आपत्ति है, तो भी ये जो इनकी बयानबाजी है वो ख़त्म नहीं हो रही है। अनर्गल बयान देते हैं, अभद्र टिप्पणी करते हैं। तो मैं तो ये कहूँगी कि मुझे इनके साथ सहानुभूति है, इनकी बौखलाहट दिख रही है। तो आपका समय है आत्ममंथन का। आप स्वाध्याय कीजिए, आत्मचिंतन कीजिए, अपनी नीतियों पर पुनः विचार कीजिए और भारत के बारे में आप सोचना शुरू कर दीजिए। अभी भी समय है, कुछ एक स्टेट्स में आप बचे हैं, हो सकता है भारत की जनता आपको ये मौका दे रही है, नहीं तो फिर सब कुछ सबके सामने है। इस विनिंग जो फैक्टर चल रहा है, जो विनिंग स्ट्रीक चल रही है बीजेपी की, प्रधानमंत्री मोदी जी के जो नेतृत्व में चल रही है, इसमें सबसे बड़ा जो योगदान दे रही है वो महिलाएं हैं, भारत की महिलाएं दे रही हैं। चाहे वो छत्तीसगढ़ की हों, चाहे वो छत्तीसगढ़ के पिछड़े इलाका बस्तर की हों, चाहे वो राजस्थान की हो, मतलब महिलाओं का जो एक फोर्स है मोदी जी के पीछे। तो कैसे देखती हैं आप ये जो कुछ नीतियां रही हैं, और बीइंग ए वुमन, आप स्पिरिचुअल लीडर के साथ साथ एक विमेन भी हैं, बीइंग ए वुमन कैसे देखती हैं जो महिलाओं का जो एक तरफा जो गोलबंदी है मोदी जी के लिए? देखिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि महिलाओं के अंदर बहुत ज़्यादा जागरूकता बढ़ी है। मैं राजस्थान में भी अभी गई थी जब इलेक्शंस थे, मध्य प्रदेश में भी मेरा जाना हुआ, तो मैंने वहाँ देखा ग्राउंड लेवल पर महिलाओं के अंदर एक जागरूकता आ चुकी है। और अगर इस टाइम आप इन सभी स्टेट्स में जहाँ पर बीजेपी पूर्ण बहुमत से आई है, आप वहाँ पर जो वोटिंग का परसेंटेज देखेंगे, दैट इज़ मोर देन 74.6% विमेन का, महिलाओं का। तो इसका मतलब महिलाएं जाग रही हैं, महिलाओं को पता है कि हमें कैसा नेतृत्व चाहिए। देखिए, महिला अपना घर चलाती है, वो घर चलाती है, उसे पता है कि नेतृत्व कैसा होना चाहिए, वो जानती है कि राष्ट्र का नेतृत्व भी कैसा होना चाहिए। और इनके पास मौका था, आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के पास मौका नहीं था, मौका था, 5 साल थे इनके पास। लेकिन महिलाओं का क्या हुआ? वहाँ पे खुलेआम महिलाओं की आपराधिक घटना देख लीजिए, बढ़ती चली गई। मैं तो ये कहूँगी कि कन्हैया कुमार को भी जस्टिस मिला है, कन्हैया कुमार को भी न्याय मिला है ये, और ये पूरा जवाब है राजस्थान के लिए, लोगों के लिए। आप देखिए, वहाँ के लोगों की जो पीड़ा है, वो दर्द है, जब तक आप ग्राउंड लेवल नहीं जाएंगे आप नहीं समझेंगे। गर्ल एजुकेशन रेट देख लीजिए, 54.6 रेट है गर्ल एजुकेशन का। इतना दुख होता है जब हम वहाँ पे गए, रामगढ़, रघुनाथगढ़, तिजारा और ऐसी बहुत सारी जगहों पर। इनफैक्ट जो मेन जयपुर है, आदर्श लाइन, सिविल लाइंस, आदर्श नगर, सब जगह जाना हुआ तो देखा कि गर्ल एजुकेशन का रेट ही नहीं है। तो अब महिलाएं पढ़ना चाहती हैं, महिलाएं देश के विकास में अपना योगदान देना चाहती हैं। और ये जो मोदी जी ने एक अभूतपूर्व कदम उठाया है नारी शक्ति वंदन अधिनियम से, आई गेस दिस हैज़ ऑल्सो प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल, वेरी क्रूशियल रोल, क्योंकि महिलाएं जिस तरीके से सभी सेक्टर्स में आगे बढ़कर आ रही हैं, चाहे वो डिफेंस सेक्टर हो, चाहे वो बहुत कोई ऐसा सेक्टर हो जहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था, एंटरप्रेन्योरियल आप देख लीजिए, लेकिन महिला हर जगह बढ़ चढ़कर आगे आ रही है। तो इसीलिए इसी तरह से पॉलिटिकल सेक्टर भी है। और मैं ये कहूँगी कि पॉलिटिक्स जो है उसको समाज सेवा का एक माध्यम समझकर चलेंगे तो फिर आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। समाज सेवा का माध्यम है, ना कि घर भरने का माध्यम है। एक जो चुनाव के आज कल नतीजे आए हैं, इट इज़ अ बिग सेटबैक फॉर राहुल गांधी जी। अब आगे की जो उनकी पॉलिटिक्स होगी 24 के लिए और उसके बाद के लिए, कैसे देखते हैं, एक भविष्य क्या देखते हैं राहुल गांधी जी के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए इस बिग सेटबैक के बाद? No doubt, Divakar, it is a big setback for the entire Congress party and I guess for India Alliance also. और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कुछ देखने की आवश्यकता ही नहीं है। भविष्य सबके सामने क्लियर है, भारत का भविष्य सुनहरा है। और ये जो 4 तारीख है, ये अपने साथ सुनहरे भविष्य की झंकार लेकर आई है, एक उज्ज्वल भविष्य लेकर के आई है। तो भारत का भविष्य एक कुशल नेतृत्व के हाथ में है, उस पर विश्वास कीजिए, आगे बढ़िए और मैं ये कहूँगी कि नए भारत की संरचना में अपना योगदान दीजिए। राम मंदिर का एक आखिरी सवाल, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है 22 तारीख को। इस शुभ अवसर पे कैसे देखती हैं, जो बोल रहे थे कि एक मंदिर बन जाने से किसी को रोजगार थोड़ा ना मिल जाएगा, एक मंदिर बन जाने से किसी के पेट में खाना थोड़ा ना चले जाएगा, कैसे देखती है जो सवाल उठाने वाले कुछ लोग हैं इस देश के अंदर? देखिए, राम मंदिर के अगेंस्ट जो लोग बोलते थे वो तो मजाक उड़ाते हुए ये भी कहते थे कि तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तारीख 22 जनवरी 2024 मंदिर बन रहा है और उसका शिलान्यास ऑलरेडी हो चुका है, उसका उद्घाटन होने जा रहा है। रामलल्ला वहाँ पर विराजमान होंगे। 500 वर्ष का जो संघर्ष है उसका अंत हुआ है और ये एक बहुत ही
हर्ष का विषय है, बहुत ही अच्छी घड़ी है। तो मुझे ऐसे लगता है इसमें कुछ कहना शेष नहीं है। राम मंदिर बन रहा है, प्रभु श्री राम आ रहे हैं, तो अब क्या कहना बचा है, आप बताओ। कांग्रेस वाले जो बोलते थे ये आपके कमलनाथ बोल रहे हैं कि कांग्रेस का भी योगदान है राम मंदिर बनवाने में, अभी बयान आया तो उनका योगदान तो है, इसको आप नकारा नहीं जा सकता है। उनका योगदान है, वहाँ पर सारे लॉयर्स को लेकर गए थे और दमखम लगा दिया था कि राम मंदिर का केस बंद हो जाए। ये उनका योगदान है। उनका योगदान ये है कि गर्भगृह में देखा ना जाए कि जो खंडित मूर्तियां हैं वो कौन सी है। ये उनका योगदान है और ये योगदान भारत की जनता बहुत अच्छे से जानती है कि उनका योगदान क्या है। अगर उन्होंने योगदान किया होता राम मंदिर को बनने के लिए या राम लल्ला को वहाँ पर विराजमान करवाने के लिए, तो आज वहाँ पर उनकी सरकार होती। जय श्री राम।